आज हम ज्योग्राफी में भारत की स्थिति तथा विस्तार को समझेंगे, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का ही पार्ट है। पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं, और उसको समझने से पहले हमें ग्लोब को समझना होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ग्लोब पर पृथ्वी को गोलाकार दर्शाया गया है। जिसके मध्य से एक रेखा गुजरती है, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, या इसको मीडियन लाइन भी कहते हैं, या 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। 0 डिग्री मीडियन या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और इसके बाद यह रेखा खींचने पर ग्लोब यानी कि पृथ्वी 2 भागों में बढ़ जाता है। इसे उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध भी कहते हैं। इसका ऊपर वाला पार्ट जो है, इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला पार्ट जो है, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी पर ऐसे ही अनेक लाइनें बनी हुई हैं। ऐसे ऐसे करके 1 डिग्री, 2 डिग्री और ऐसे करके ऊपर तक बढ़ती जाती हैं। ऐसे चलते चलते यहाँ पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री की जो लाइन आती है, उसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा। और नीचे की जो है हमारी नीचे की लाइन जो 23.5 डिग्री पर पड़ती है, इसको हम लोग 23.5 डिग्री, इसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा। मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है। कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर जब हम लोग आते हैं, यहाँ पर एक रेखा होती है, ये होती है 66.5 डिग्री, जिसे हम लोग आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, आर्कटिक वृत्त। इसमें एक समझने वाली बात है, यह है तो एक लाइन, फिर भी हमने इसको एक वृत्त कहा। इसे हम लोग समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जो रेखाएं पड़ी हुई होती हैं, जैसे कि ये, अगर हम लोग इसे ग्लोब पर दर्शाएं तो एक रेखा ना होकर पूरे राउंड बन जाएंगी। जैसे कि ये है, पृथ्वी पर 2 पोल होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के 2 पोल माने जाते हैं।
एक ये ऊपर वाला आ जाता है, एक ये मान लिया नॉर्थ पोल एन, और इसके विपरीत बिल्कुल एक मान लिया हमने साउथ पोल एस। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल, और ये जो है हमारी यहाँ पर से ये हमने एक रेखा खींची जिसको हम लोग 0 डिग्री लाइन या विषुवत रेखा कहते हैं। जब यह हम लाइन खींचते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यह ग्लोब यानी कि पृथ्वी दो भागों में बराबर बराबर बट गई है। ओके, और यहाँ पर जो है हमने 66.5 डिग्री यह रेखा खींची। लाइन जब हमने यह रेखा जो खींची तो हम इसे लाइन कहते गए, और जब लाइन लाइन खींचते चले गए तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यह एक वृत्त बन गया। हालांकि वृत्त लग तो नहीं रहा, मगर फिर भी हम मान ले रहे हैं क्योंकि यह एक रफ बना हुआ ग्लोब है और मैं बिल्कुल सटीक खींच नहीं सकता, इसे आप अनुमान लगा सकते हैं। यह हो गया हमारा 0 डिग्री लाइन, और ये हो गई हमारी उत्तरी मतलब कर्क रेखा जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। यह है हमारी 23.5 डिग्री ऊपर वाली, और ये जो है हमारी ये है 0 डिग्री। इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरे साथ करते जाइए, आपको बिल्कुल याद होता चला जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे यह 23.5 डिग्री लाइन खींची थी, यह कर्क रेखा थी। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी लाइन खींची थी, ये बताया था, जो कि हमारी विषुवत रेखा वो आर्कटिक वृत्त कहलाता है, जो था 66.5 डिग्री का। और ऐसे ही अगर हम नीचे लाइनें खींचते हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में यह जो काम हुआ था, यानी कि हमने जो रेखाएं खींची थी यह थी उत्तरी गोलार्ध में जो कि ऊपर वाले में थी, और जो हम नीचे खींच रहे हैं यह हो रही हैं दक्षिणी गोलार्ध में। ये यह भी खींच लिया। जब हमने यही रेखा ऊपर उत्तरी गोलार्ध में खींची थी तो यह हुई थी कर्क रेखा। अब यह हमने जब नीचे वाली लाइन में नीचे गोलार्ध में खींची तो यह हो गई हमारी मकर रेखा, इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं क्योंकि यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और यह वृत्त हमने नीचे खींचा एक, जैसा कि ऊपर जो हमने खींचा था वो था हमारा आर्कटिक वृत्त। अब हम खींच रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में, जो कहेगा लाएगा हमारा अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक यह था हमारा आर्कटिक वृत्त, और ये क्या कहलाएगा अंटार्कटिक। अंटार्कटिक वृत्त। आप समझ गए होंगे कि इन लाइनों को हम वृत्त क्यों कह रहे हैं। यह एक 2D फिगर है और यह जो हमारे पास यह एक 3D फिगर है जिस पे हम साफ साफ देख सकते हैं लाइनों को। और जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि यह पृथ्वी ऐसे करके घूमी 23.5 डिग्री पे, हालांकि हमने सीधा दिखाया हुआ है जैसे कि आप समझ सकें। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं।
जीरो जीरो डिग्री मीडियन लाइन, इसको दो भागों में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। और एक लाइन खींचते हैं 23.5 डिग्री पे, जिसको कहते हैं कर्क रेखा, और नीचे वाली लाइन खींचते हैं उसको कहते हैं मकर रेखा। और नीचे एक व्रत खींचा जाता है, इसे कहते हैं आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत, और ऊपर वाले को कहते हैं आर्कटिक व्रत, जो कि दोनों हमारे कितने हैं 66.5 डिग्री के। इन लाइनों यानी रेखाओं का काम ये है कि हम किसी भी देश या किसी भी स्थान को दर्शा सकें। अब हम समझेंगे कि ये जो व्रत है जो हमने खींची हैं लाइनें, विषुवत हो गई और कर्क हो गई, अंटार्कटिक व्रत हो गए, आर्कटिक व्रत हो गए, ये कितने होते हैं? तो हम क्या देखते हैं कि जब हम ऐसे ऐसे कई लाइनें खींचते हैं, यह लाइनें जो हैं एक काल्पनिक रेखाएं हैं, या कोई रियल नहीं होती। इसको कहीं पे भी अपनी सुविधा अनुसार किसी को दर्शाने के लिए खींचा जा सकता है। जब हम इसको खींचते जाते हैं लाइनें, वैसे तो हमारी लाइनें हैं ये 90 उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर वाले हिस्से में, 90 नीचे वाले हिस्से में, 90 ऊपर वाले हिस्से में और 90 नीचे वाले हिस्से में। हालांकि जब हम इसे मिटा देते हैं, तब जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो यहां से देखते हैं कि ये लाइन तो 0 डिग्री है। जब चलते हैं 1 2 3 4 1 1 डिग्री पर बढ़ते जाते हैं तो हमारी कितनी लाइनें बन जाती हैं? 90। कुल कितनी लाइनें बनती हैं? 90। 90। जब हम नीचे बढ़ते जाते हैं तो हमारी कुल कितनी लाइनें बनेंगी? फिर भी बनेंगी कितनी? 90। और जो मीडियन थी हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा, वो कितनी थी? 1। हालांकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, 1 2 3 डिग्री गिन के देखिए, तो 1 आएगी हमारी कौन सी? विषुवत वाली लाइन। अब यह जो है 90 ये हो गई। अब 90 हुई कैसे ये देखते हैं। जब हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और जब बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे, तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिर ऊपर जब एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हमारा क्या होगा? वहाँ पर एक बिंदु आएगा। जैसे जैसे हम कोई वृत्त खींचते हैं, अगर वृत्त को घटाते चले जाएं, छोटा करते चले जाएं, तो कैसा बन जाएगा? ऐसा होगा, फिर छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर क्या होगा? एक बिंदु में तब्दील हो जाएगा, यानी बिंदु में आ जाएगा। तो वो एक वृत्त नहीं रह जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो है 90 ना रह करके कितना रह जाता है? 90, 89 रहेगा, 89। जो 90 वाला था वो तो बिंदु था, जिसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हैं। इसमें भी क्या कहें, 90 पर जब हम पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बिंदु हो जाएगा। इसलिए वृत्तों की संख्या कितनी होगी? 89। जिनमें से ये क्या है? ये जो हमारा एक विषुवत वाली लाइन है, इसको रख देते हैं। एक विषुवत वाली लाइन है, इसको एक ये वाली है, इसको सही करके लिख देते हैं। 89 + 89 + 1, ये हमारी ये वाली लाइन जो है। जैसा कि आप जब भी देखते हैं कि ये ग्लोब जो है, ये बीच में जो है सबसे बड़ा होगा। ये इनको काट के देखेंगे तो पता लग जाएगा कि पहली धारी जो है वो बड़ी होगी, इसकी ये बड़ी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये लाइन जो है यह भी बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा हो जाएगा? ये 1 डिग्री विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। यह सबसे बड़ा हो जाएगा। इसकी लाइन जो है, यह लाइन जो सबसे बड़ी है, इसकी लंबाई जो है वो हमारी है 40,075 किलोमीटर।
या 24,901 मील्स के नाम से जानते हैं, या माइल्स कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कभी कभी दूरी ज़मीन पर भी नापी जाती है, उसको क्या कहते हैं, माइल्स में। या ज़मीन पर ही है जो 40,075 किलोमीटर के हिसाब से, और जिसको मील्स के हिसाब से देखें 24,901 मील्स। कभी कभी माइल्स में भी एग्जाम में दूरी आ जाती है। अब हम देखते हैं, तो हम इसकी लाइनें कितनी हो गई, यह लाइनें जो थी, यह लाइनें थी, इनको जोड़ के देखते हैं। 89 प्लस 1 कितनी हो गई, 89 प्लस 1 हो गई, कितनी हो गई, 179। हमारी लाइनें रह गई हैं अब बराबर 179। अब तो अगर पूछा जाए कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश होते हैं, तो हम उत्तर देंगे 179, यदि ऑप्शन में दे रखा हो। यदि ऑप्शन में ना दे रखा हो तो दिया होगा 181, या 181 दे रखा होगा, जिसमें वो नॉर्थ और साउथ जो पोल हैं उनको वृत्ति ही मान लेते हैं। या तो हम एग्जाम में क्या करेंगे, 179 लगाएंगे या फिर 181 लगाएंगे, दोनों में से कोई एक हो। यदि दोनों डायरेक्ट हो तो हमें कौन सा टिक करना है, 179। इसको मिटा दें आगे समझने के लिए, इस पर थोड़ा और कुछ लिखना है तभी। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इसको हम लोग ठीक से दर्शा देते हैं। अब देखते हैं ये क्यों दर्शाते। यह जो लाइन है, यह 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और यहां से लेकर इसको मिटा देते हैं। यह लाइन जो है यानी कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री मकर रेखा तक जो बीच में देश पड़ते हैं, यहाँ पे जो बीच में, इस हिस्से में बीच में देश पड़ते हैं, यहाँ पर जो है अधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ पर जो देश होंगे, यहाँ जो भी देश पड़ेंगे, यहाँ पर इतने बीच में, इतनी साइड में, यहाँ सब गर्मी अधिक पड़ती है। भारत में जो है 21 जून को गर्मी अधिक पड़ती है, 21 जून, क्योंकि 21 जून को यहाँ पर ये जो हमारा कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा, यहाँ पर 21 जून को सूर्य सीधे पड़ता है, और सबसे कम ठंड होती है, इसमें मतलब ठंड पड़ती है, गर्मी कम हो जाती है। वह कहाँ पे कहते हैं, यहाँ पर जो होता है वो होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है, यहाँ पर सूर्य चमकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है हमारा यहाँ पर भारत जो है हमारा यहाँ पर बसा हुआ है, जो कि कर्क रेखा भारत से गुजरती है। भारत का कुछ हिस्सा कर्क रेखा के ऊपर स्थित है तथा भारत का कुछ हिस्सा कर्क रेखा के नीचे स्थित है, तो इसलिए ऐसा होता है। जब हम देखते हैं कि यहाँ पर कभी ये नॉर्थ, इसे क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त,
ये होता है हमारा अंटार्कटिक वृत्त। यहाँ पर आर्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप, यह जो है हमारे सबसे ठंडे स्थान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा सूर्य नहीं चमकता है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, यहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच पाती, ऐसे करके यहाँ पर रोशनी अधिक नहीं पहुँच पाती, इसलिए यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। और ये विषुवत रेखा से इनकी दूरी अधिक भी, सबसे अधिक है। यहाँ पर भी मतलब जमा देने वाली ठंड पड़ती है। और देखते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर 23 सितंबर और 31 मार्च को सूर्य चमकता है। यह डेटें कभी कभी लिखने को आ जाती हैं, ऑप्शन में दे देते हैं। जैसा कि अब साइंस में कभी कभी यहाँ पर जो है ये हिस्सा बाहर, यहाँ पर ग्रेविटी कम होती है, तो कभी कभी ऐसे पूछ जाता है कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ पड़ने पर, केंद्र मतलब बीच में, केंद्र की तरफ पड़ने पर ग्रेविटी पर क्या असर पड़ता है। तो हम केंद्र की तरफ जब बढ़ते हैं तो हमारी ग्रेविटी जो है वो बढ़ती जाती है। इसी आधार पर रॉकेट या विमान या अंतरिक्षयान जो भी छोड़े जाते हैं वो विषुवत रेखा पर से बाहरी की ओर छोड़े जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी हमारी चपटी है बाहर से तरफ, तो हमारी यहाँ पर से छोड़े जाते हैं, तो हमें यहाँ पर छोड़ने से ईंधन कम लगता है। और जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की घूमती है, तो हम क्या करें, ऐसे जब छोड़े जाते हैं, इनमें छोड़ा जाता है, तो यहाँ पर यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर छोड़ेंगे तो हमारा ईंधन जो है वो कम लगेगा। और जब हम लोग पूर्व से इधर के लिए पश्चिम की ओर छोड़ेंगे तो हमारा ईंधन थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसे ग्रेविटी को तोड़ना होगा, और इधर करेंगे तो उसे ग्रेविटी को तोड़ने के लिए कम ईंधन की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखेंगे सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर 23 सितंबर तथा 31 मार्च को सीधे पड़ती हैं, तथा मकर रेखा पर 21 जून तथा 21 जून को सीधे पड़ती हैं, तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधे पड़ती हैं। हम लिखे दे रहे हैं मकर रेखा। यह हो गई हमारी कर्क रेखा, यह हो गई हमारी 0 डिग्री विषुवत मीडियन या भूमध्य रेखा। उम्मीद करता हूं कि आपको अक्षांश समझ में आ गए होंगे। एक अक्षांश तथा देशांतर पर हम अलग से क्लास डालेंगे। अभी हम पृथ्वी की भारत की स्थिति को समझने के लिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इसका हल्का फुल्का समझ लेते हैं, फिर भी आपको ठीक से समझ लेना है। जितना समझा रहे हैं उतना ही काफ़ी है भारत की स्थिति को देखने के लिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन ड्रा होते हैं यहीं से हो जाते हैं। हम लोग समझ लेते हैं कि जो अक्षांश थे इनके बीच की दूरियां क्या होती हैं। तो अक्षांश थे हमारे, अक्षांश इनके बीच में जो होता है, इनके बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। मतलब यदि हम एक डिग्री पर लाइन खींचते जाएं, 1 डिग्री, यहाँ से ये तो 0 डिग्री है, ये यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब ये है उत्तरी ध्रुव की ओर, ये है हमारी दक्षिणी ध्रुव की ओर। यदि हम ऐसे लाइनें खींचती जाएं तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो दूरी पड़ेगी ये हमारी कितनी होगी, 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर की दूरी होगी। और 111 किलोमीटर की दूरी है हर 1 डिग्री
लाइन के मध्य पाई जाती है, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी 111 किलोमीटर की लाइन ही होगी। ऐसे ऐसे ये सब लाइनें इक्वल होगी, यानी कि 111 किलोमीटर की ही होंगी। अब आइए हम देखते हैं कि देशांतर क्या होते हैं। देशांतर पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देशांतर जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी कि ये ग्लोब पर पृथ्वी गोलाकार दर्शाई गई है, इसके मध्य में एक 0 डिग्री मीडियन लाइन गुजरती है, और इसी प्रकार हमने कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त को ही बताया था। यहाँ पर जो है ये हमारा था एक नॉर्थ पोल, ये था हमारा साउथ पोल। नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव, ये था हमारा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल तथा दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे ऐसे ये रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं हर एक देशांतर रेखा नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल से होकर गुजरती है। जैसा कि हम जानते भी हैं कि जैसा कि हम जानते हैं जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो अर्धवृत्त होती हैं, जबकि अक्षांश जो होते हैं वो पूर्ण वृत्त होते हैं। इसी प्रकार इसको हम लोग एक रफ ग्लोब पर देख लेते हैं। और जो हमारी अक्षांश रेखाएं थी वो कितनी थी? 180 180 डिग्री अक्षांश 180 डिग्री की होता हुआ करते थे, यानी कि अक्षांश जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो है नॉर्थ पोल ये हो गया। अब यहाँ पर मिलेगा एक साउथ पोल, इसको मिला दें, इसको मिला दें, ऐसे 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 मिला दें, तो यह एक खरबूजे के समान, खरबूजा जैसा होता है, खरबूजा के समान लाइनें बन जाएंगी। खरबूजा के समान। जब हम यहां से देखते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, तो यहां पर ये लाइनें जो हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं साउथ पोल, इसी प्रकार ये नॉर्थ पोल को मिलाती हैं। और ये अगर ये जो है हम पूरा देखें तो जहाँ तक ये एरिया कवर कर रही है कितना है, एक वृत्त बना लेता है। मतलब ये आप देख रहे होंगे कि वृत्त की तरह नज़र आ रहा है। तो आप जानते हैं कि वृत्त जो होता है वो हमारा कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसी प्रकार और जो लाइनें जो होती हैं हमारी हर 1 डिग्री के बाद खींची जाती हैं, जैसे कि उन्हें, हालांकि हम लोग मिनट और सेकंड में भी लाइनें खींचते हैं,
यदि हम मिनट और डिग्री में लाइनें खींचे तो बिल्कुल ग्लोब पूरा भर जाएगा। फिर बिल्कुल यदि हम इस पर हर लाइन खींचें मिनट सेकेंड तथा डिग्री को लेते हुए तो ग्लोब पर कोई स्थान खाली नहीं रह जाएगा। मतलब हर एक लाइन ऐसे ऐसे पूरा ग्लोब काला हो जाएगा। काले से खींचेंगे काला हो जाएगा, लाल से खींचेंगे लाल लाल हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि हर एक ग्लोब पर हर एक बिंदु पर चाहे जहाँ पर हम रख दें तो वहाँ पर से एक लाइन जरूर गुजरेगी, चाहे वह देशांतर गुजरे और अक्षांश, दोनों लाइनें कट करेंगी एक दूसरे को। तो हम ऐसे ही देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 360 डिग्री, तो हमारी ये लाइनें जो है कितनी होती हैं, वो 360 होती हैं। देशांतर लाइनों की संख्या, देशांतर लाइनें कितनी थी, 360 देशांतर लाइनें होती हैं। और हम देखते हैं कि जब हम ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर बिंदु पर नॉर्थ पोल पर आते हुए विषुवत रेखा की तरफ हम जब लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर से दूरी बढ़ती हुई नजर आती है और यह दूरी विषुवत रेखा तक बढ़ती है तथा विषुवत रेखा से आगे जाने पर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध पर बढ़ते हुए फिर से घटना शुरू हो जाती है और यह दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचते पहुँचते बिल्कुल कम हो जाती है। तो हमें देखना होगा कि यह दूरी यह सबसे अधिक कहाँ पर होती है, सबसे कम कहाँ पर होती है। जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं विषुवत रेखा, जो कि एक सबसे बड़ी दूरी होती है, इसकी अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर जो कि 111.32 किलोमीटर की होती है। और जब हम यह दूरी घटती जाती है तो ध्रुवों पर यह दूरी 0 डिग्री हो जाती है, यानी कि देशांतर रेखा की रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कितनी हुई, 111.32 किलोमीटर। और अक्षांश के बीच कितनी थी हमारी, 111 किलोमीटर, यानी कि हर अक्षांश के पास बराबर दूरी थी। यहाँ पर जो क्या है, ध्रुवों पर यह दूरी कितनी होगी, अधिकतम दूरी। अब यही कहें देशांतर देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, यह दूरी कहाँ पर होती है, ध्रुवों पर जो कि 0 डिग्री की होती है। 0 डिग्री यानी कि 0 किलोमीटर हो जाएगी, जो 0 डिग्री होता है वो 0 किलोमीटर होता है। यहाँ पर सुधार लीजिए, 0 किलोमीटर। होता है। और यदि हम लिखें तो क्या है, लिख लें इसे एक बार, देशांतर, इसे एक बार मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे लिखने में आपको सुविधा रहेगी।
अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो एक कैसी होती है, पूर्ण वृत्त, पूर्ण वृत्त। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखा ये अर्धवृत्त होती हैं, अर्धवृत्त होती हैं। यह बात अगर आपको ना समझ में आए तो आप एक प्रयोग करके देखिएगा। एक चूड़ी ले लें, उसको बराबर बराबर कट लगा लें। जब आपको इसी माप के ग्लोब पर, ग्लोब यानी कि गोले पर रखेंगे तो यह नॉर्थ तथा साउथ पोल को मिलाएगी, और इसको जहाँ पर भी आप रखेंगे तो यह बराबर फिट बैठ जाएगी। तो क्या कहेंगे आप कि जो ये रेखाएं देशांतर होती हैं ये अर्धवृत्त होती हैं तथा इनकी लंबाई जो है वो समान होती है। देशांतर रेखाएं, इनकी लंबाई कैसी होगी, समान लंबाई, समान लंबाई की होती हैं। और जो अक्षांश रेखाएं हमारी होती हैं इनका प्रयोग करने के लिए आप एक चूड़ी ही लें। जब आप चूड़ी लेते हैं तो उसी माप का एक गोला या ग्लोब लें। जब आप चूड़ी को रखेंगे तो आप सबसे मध्य में यानी कि 0 डिग्री उसके बीच में जो गोले को बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांट दे, वहाँ पर देखेंगे, यानी मतलब यहाँ पर देखेंगे। यदि हम इसके बीच में यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर रखें चूड़ी तो एक बड़ी चूड़ी आएगी, और यहाँ पर जब रखेंगे तो उससे छोटी चूड़ी आएगी। जब यहाँ पर चूड़ी रखेंगे तो उससे छोटी चूड़ी आएगी, यहाँ पर रखेंगे तो उससे छोटी चूड़ी आएगी। जब हम पॉइंट पे पहुँचेंगे बिल्कुल बिंदु पे तो एक चूड़ी नहीं आएगी, तो वहाँ पर एक चूड़ी के अलावा इसके पड़ोस में भी बिल्कुल चूड़ी आएगी। ऐसे ऐसे बिल्कुल चूड़ियाँ बनती जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर एक बिंदु में तब्दील हो जाएगा, तो वहाँ पर चूड़ी नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ पर एक खाली स्थान नहीं है। बीच में उसके चूड़ी में एक होल होता है जिसमें हम अपने हाथ को डालते हैं। यहाँ पर जो है एक बिंदु में तब्दील होगा, उसको क्या कहेंगे, उसको हम वृत्त नहीं कहेंगे। इसीलिए वहाँ पर संख्या पीछे अभी देखा तो एक संख्या घट गई थी, एक नॉर्थ पोल की, एक साउथ पोल की। तो क्या कहेंगे कि जो अक्षांश जो होते हैं इनके माप जो होती है यह बराबर नहीं होते हैं, इनकी माप अलग अलग होती है। तो देशांतर जो समान लंबाई की होती हैं और अक्षांश जो होते हैं समान लंबाई के नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। आप इसका नोट्स बना लें, अपने नोट्स पर अपनी सुविधा अनुसार लिख लें, जिससे आपको अधिक लंबे समय तक याद रह सके। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चित्र और मैथ से समझाऊँ जिसकी वजह से आपको ज़्यादा समझ में आए। यदि आपको इस क्लास को 1 बार या 2 बार देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। कभी कभी आता है कि कौन सी नदियाँ भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं, या कुछ प्रश्न अधिकतर पूछा भी जाता है, हर एक एग्जाम में आता रहता है। तो हम क्या कहेंगे, इसको मिटाते हैं। एक पॉइंट बना के आप लिख लें। मैंने आपका फोटो बना दिया है, ये आप हैं,
और ये अब है, यह जो कांगो नदी, कांगो नदी जो आपके कान से निकलती है, समस्त विश्व में आप ही विद्यमान है। यह विधि हम याद करने की आपको बता रहे हैं। इसका वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं है, यह ट्रिक है। कांगो नदी है जो आपके कान से निकलती है, आपका कान है कान, कांगो नदी, कान से आपको याद आएगा कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री लाइन को 2 बार काटती है। यह बात हुई हमारी विश्व में, क्योंकि विश्व में आप ही विद्यमान है। विश्व में यह बात हो गई है आपकी विश्व की, या किस में है आपकी विश्व में। और दूसरा प्रश्न आता है कि कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्योंकि कर्क रेखा ही भारत से गुजरती है, विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, तो क्या लिखेंगे, ये हमारी भारत माता है, ये भारत माता, ये भारत माता है, यानी कि भारत से। तो हमारी भारत में जो नदी है, भारत में भारत माता, भारत में माहे नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह ट्रिक हमने इसलिए लिखी है क्योंकि आपको लंबे समय तक याद रहे और आपको याद करना ना पड़े। विश्व में कौन सी नदी काटेगी, कांगो नदी जो आपके कान से निकलती है, तथा भारत में कौन सी नदी काटेगी, माहे नदी, क्योंकि भारत माता यानी कि फीमेल, और फीमेल माही भी होता है, मतलब एक गाना भी सुना होगा आपने माही। तो भारत से कौन सी हो गई, माहे नदी, विश्व में कौन सी होगी, कांगो नदी। एक बात आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी दे दिया जाता है कि भारत में विषुवत रेखा से कौन सी नदी होकर गुजरती है, तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे कांगो नदी, माहे नदी। तो आपको माहे नदी नहीं लगाना, क्योंकि विषुवत रेखा जो है भारत से होकर नहीं गुजरती है, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, यह आपको ध्यान रखना है। शायद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।